हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हिंदी साहित्य की इस बैच में बिल्कुल तहे दिल से स्वागत है। आदिकाल के अंदर हमने सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य ये सब पढ़ लिया है। आज हम देखने वाले हैं रासो साहित्य के बारे में, वीर गाथा साहित्य। रासो साहित्य को प्यारे दोस्तों वीर गाथा साहित्य भी कहा जाता है। इससे पहले हमने आदिकाल के अंदर नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, आदिकाल का नामकरण ये सब चीजें हमने देखी है और आज हम पहुंच चुके हैं किस पे? रासो साहित्य पे। इस रासो साहित्य को क्या बोला जाता है? वीर गाथा साहित्य भी कहा जाता है। बिल्कुल प्यारे दोस्तों, जीरो से लेके हाई एग्जाम तक, बिल्कुल जीरो से लेके हाई तक पढ़ेंगे, चाहे एग्जाम किसी भी लेवल का हो, बिल्कुल सभी एग्जाम आपके मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण चलेगा। जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो सब आपको यहां उपलब्ध होगा, ठीक है ना। ये दृष्टिकोण रखते हुए हमें ये चीजें पढ़नी है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए, बिल्कुल लो लेवल या बिल्कुल हाई लेवल, इस क्लास में आपका पर्याप्त रहेगा। अच्छे से नोट्स बनाइएगा और क्लास को लगातार लेते रहिएगा। देखो, रासो साहित्य और वीर गाथा साहित्य की अगर हम बात करें तो रासो साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वीर गाथात्मक रासो काव्य है एक तो, और एक श्रृंगार परक रासो है, और एक धार्मिक व उपदेश मूलक रासो काव्य है। देखो, वीर गाथात्मक रासो काव्य के अंदर हम देखेंगे पृथ्वीराज रासो के बारे में, हमीर रासो के बारे में, खुमान रासो के बारे में, परमार रासो के बारे में, विजयपाल रासो के बारे में। और श्रृंगार परक रासो के अंदर देखेंगे बिसल देव रासो और संदेश रासक। और धार्मिक और उपदेश मूलक रासो जो काव्य हैं, आपने जैन साहित्य में भी पढ़ लिया है, क्योंकि जैन साहित्य को भी रासक एक तरह से रासो साहित्य ही कहते हैं। तो देखो, धार्मिक और उपदेश मूलक रासो काव्य के अंदर उपदेश रसायन रास, चंदन बाला रास, स्तुली भद्र रास, भरतेश्वर बाहुबली रास और रेवंत गिरी रास, ये सब धार्मिक और उपदेश मूलक रासो काव्य हैं, जो मैंने जैन साहित्य में भी इनकी चर्चा कर ली है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। और अच्छे से नोट्स बनाना, बिल्कुल विश्वास के साथ क्लास को पढ़ना है और बार बार चीजों को याद करना है। क्लास को देख के करो या फिर नोट्स को देख के करो, पर बार बार याद करना है, ये उद्देश्य आपका होना चाहिए प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है अगर लगातार आप नोट्स बना रहे होंगे और इस क्लास को लगातार ले रहे होंगे तो मेरे को उम्मीद है कि आपको निराशा हाथ नहीं लगने दूंगा, ठीक है ना। देखो, अब हम बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। हमने जान लिया कि वीर गाथात्मक रासो पढ़ेंगे, श्रृंगार परक रासो भी और धार्मिक उपदेश मूलक रासो भी। सब कैटेगरी किसकी है? रासो साहित्य की है। और रासो साहित्य को ओवरऑल वीर गाथा साहित्य भी कहा जाता है। चलो बढ़ते हैं। देखो, रासो साहित्य पढ़ने से पहले रासो साहित्य की आपको विशेषताएं पता होना चाहिए, जो कि इंपोर्टेंट होती है एग्जाम में। जैसे आपके सिलेबस में लिखा रहता है ना कि इसकी प्रवृत्तियां, विशेषताएं, वो देखो रासो साहित्य के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा प्यारे दोस्तों। आपको वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता मिलेगी। इसमें क्या मिलेगी? वीर एवं श्रृंगार रस की क्या मिलेगी? प्रधानता मिलेगी। चलो आगे बात करते हैं। मतलब यहाँ पे जो रचनाएं मिलेगी उनमें वीर और श्रृंगार रस की क्या मिलेगी? प्रधानता मिलेगी। और राजाओं की वीरता एवं आश्रयदाताओं की प्रशंसा है इसके अंदर। रासो साहित्य का प्रमुख वर्ण्य विषय है ये। मतलब राजाओं की वीरता एवं आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है, यहाँ पे रासो साहित्य का प्रमुख वर्ण्य विषय मिलता है इसके अंदर। फिर देखो, ये नॉर्मल बातें हैं जो पूरा रासो साहित्य पढ़ने के बाद में विशेषता याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है। तो वही तो उस पूरे टॉपिक की क्या होती है? क्वालिटी होती है, उसी को विशेषता कहते हैं। फिर देखो, यहाँ पे श्रृंगारिकता की क्या मिलती है? प्रवृत्ति देखने को मिली है। डिंगल और पिंगल शैली का यहाँ पे प्रयोग भी हुआ है। डिंगल भाषा मिलती है पर पिंगल शैली का भी प्रयोग हुआ है। फिर देखो, काव्य रूप मतलब विशेषताओं में देखने को मिलता है कि डिंगल पिंगल शैली का भी प्रभाव रहा है। और काव्य रूप प्रबंधात्मक और मुक्तक मिलते हैं इसके अंदर। गेता की इत्यादि की प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। ये साहित्य मुख्यतः चारण कवियों के द्वारा रचा गया है। इनको केवल ऐसे पढ़ना है जैसे मैं बता रहा हूं, पर जैसे आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे ना आगे जब रासो साहित्य का, तो फिर ये सारी बातें आपको समझ में आएगी कि क्या वीर क्या श्रृंगार, सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। फिर देखो, ये साहित्य मुख्यतः चारण कवियों के द्वारा रचा गया है। अधिकांश रचनाएं संगीत और अर्ध प्रमाणिक मानी गई है। इस साहित्य के अंदर, रासो साहित्य के अंदर अधिकांश जो रचनाएं हैं वो संगीत और अर्ध प्रमाणिक मानी गई है। अब आगे जैसे बढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा किसको अर्ध प्रमाणिक माना, किसको प्रमाणित माना, वो सारी बातें हम करेंगे। चलो, रासो शब्द की उत्पत्ति की बात करें अपन।
सबसे पहले रासो साहित्य आप जब पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तो हमें क्या याद होना चाहिए कि ये रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां कहां किसने क्या क्या बताया रासो साहित्य के बारे में। तो देखो रासो शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो देखो जो मैंने यहाँ बिंदु लगाए हैं ना, ये देखिएगा, ये ज्यादा मोस्ट है और ये आपको जरूर जरूर याद रखने हैं, ठीक है ना। याद पढ़ना सारा पर याद ज्यादा ये रखना है, ठीक है। देखो रासो शब्द की उत्पत्ति की अगर हम बात करें, किसकी, रासो शब्द की उत्पत्ति की, तो देखिएगा मतलब गारसादत तोसी ने, है ना, गारसादत तोसी ने क्या बताया है, बताओ रासो शब्द की उत्पत्ति किससे बताई है, राजसूय से बताई है। किससे बताई है, राजसूय से बताई है। मान लीजिए अब क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाए अगर कि बताओ कि गारसादत तोसी के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, तो राजसूय शब्द से हुई है। किससे हुई है, राजसूय शब्द से। वैसे ही आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो रासो शब्द की उत्पत्ति बताई है वो रसायन शब्द से बताई है। किससे बताई है प्यारे दोस्तों, रसायन शब्द से। क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि रासो शब्द के अंदर रसायन शब्द से उत्पत्ति किसने बताई, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताई है, ठीक है। ये जो रसायन शब्द से उत्पत्ति बताई है ना इन्होंने बिसल देव रासो में कुछ पंक्तियां मिलती हैं, कुछ पद मिलते हैं, वहां से ये बताया गया है। बिसल देव रासो जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे इस चीज की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रसायन शब्द से उत्पत्ति बताई है। उसके बाद डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासक शब्द से बताई है। किससे बताई है, रासक शब्द से। अब देखो रासक शब्द से औरों ने भी बताई है, औरों ने भी बताई है। देखो ये 3-6 जो कवि हैं, मतलब जो रचयिता हैं, इन्होंने भी बताई है। पर हम महत्वपूर्ण बात करें तो आपको याद रखना है गारसादत तोसी ने राजसूय शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति बताई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रसायन शब्द से उत्पत्ति बताई है। जो ये रसायन शब्द लिया है ये बिसल देव रासो की पंक्तियों में से लिया गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द से उत्पत्ति बताई है। और कवि राज श्यामल दास, आपको पता है श्यामल दास की पुस्तक है वीर विनोद, कवि राज श्यामल दास ने जो रासो शब्द की उत्पत्ति बताई है वो रहस्य से बताई है। किससे बताई है, रहस्य से। और नंद दुलारे वाजपेयी ने किससे बताई है, रास से बताई है। किससे बताई है उत्पत्ति, रास से। देखो ये तो आपको किस तरह से पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो कि गारसादत तोसी ने किससे बताया, राजसूय से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रसायन शब्द से, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द से, और कवि राज श्यामल दास ने रहस्य शब्द से बताई है। अब देखो आगे देखिएगा, देखो दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इन तीनों ने भी किससे बताई है, रासक शब्द से बताई है। किससे बताई है, रासक से। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी रासक से बताई है। फिर इधर देखो चंद्रबली पांडे, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर विद्याशंकरी पाठक। देखो ये जो दोनों है ना ऊपर वाले, ये वाले चंद्रबली पांडे और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन दोनों ने भी किससे बताई है, रासक से बताई है। किससे बताई है प्यारे दोस्तों, इन दोनों ने भी रासक से बताई है। और डॉक्टर विद्येश्वरी पाठक ने राजयश से बताई है। किससे बताई है उत्पत्ति, राजयश से बताई है। तो हमने आपको बता दिया है, पढ़ना है तो बहुत सारा पर याद ये ज्यादा करना है। गारसादत तोसी ने राजसूय से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रसायन शब्द से, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से, जबकि दशरथ शर्मा जी, माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने रासक से बताई है। और नंद दुलारे वाजपेयी ने किससे बताई, बताओ, रास शब्द से बताई है। किससे बताई है कि रास शब्द से ही रासों की उत्पत्ति हुई, ऐसे बोला है किसने, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। कविराज श्यामल दास ने रहस्य से उत्पत्ति बताई है। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने भी रहस्य से बताई है। काशी प्रसाद जायसवाल जी ने भी किससे बताई है, रहस्य से। डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री ने किससे बताई है, राजयश से बताई है। किससे बताई, राजयश से। और डॉक्टर विद्येश्वरी पाठक ने भी राजयश से बताई है। फिर देखो नरोत्तम स्वामी जी ने किससे बताई, रसिक शब्द से बताई है। और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने राउस या रस से बताई है। तो देखो कितने सारे विद्वान आपको यहाँ पे अलग अलग मतभेद देखने को मिले हैं, पर ज्यादा याद क्या रखना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। पढ़ना सारा है, क्योंकि हमें एग्जाम के अंदर कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं देखना है जो हमारी कॉपी में ना लिख रहा हो। मतलब हमारी कॉपी में लिखे हुए, हमारे रजिस्टर, नोटबुक, नोट्स में जो भी है आपके पास, उसमें आपने लिख दिया तो उन्हीं में से आपको प्रश्न दिखने चाहिए। यही हमारा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि आप कहां हो, टारगेट क्लासेज में हो, तो आपका टारगेट वो होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य पूरी तरह से पेपर को भेदने का होना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं।
सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रमुख रासो साहित्य के अंदर खुमान रासो। क्या है? खुमान रासो। यहीं से आपके क्वेश्चंस आने का प्रारंभ। ठीक है, देखिएगा प्यारे दोस्तों, देखो खुमान रासो की बात करें, किसकी बात करें? खुमान रासो की। सुनिएगा, प्रमुख रासो साहित्य के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्या? सबसे पहले किसको देख रहे हैं? खुमान रासो को। क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले खुमान रासो हम पढ़ रहे हैं। इस खुमान रासो के रचयिता बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। सुमेलित संगत में क्वेश्चन आ सकता है। एक तरफ आपको रचनाएं, एक तरफ रचनाकार, इस तरह से दे दी जाती है और वहां पे क्वेश्चन बनता है। देखो खुमान रासो की बात करें तो इसके जो रचयिता हैं दलपत विजय हैं। क्या है प्यारे दोस्तों? दलपत विजय हैं। खुमान रासो के रचयिता का नाम क्या याद रखोगे? बताओ। दलपत विजय। क्या याद रखना है? दलपत विजय। इनमें कोई ट्रिक नहीं लगानी, ये तो हमें सीधे याद होने ही चाहिए, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है, बार बार बनते हैं। फिर देखो खुमान रासो के रचयिता कौन है? बताओ। दलपत विजय है। कौन है? दलपत विजय। 9वीं सदी की रचना मानी जाती है। कब की मानी जाती है? 9वीं सदी की रचना मानी जाती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। ठीक है ना सर? हमने तो 17वीं सदी का भी पढ़ा है। हम आगे बात करेंगे। देखो 9वीं सदी की जो रचना मानी जाती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार मानी जाती है खुमान रासो। रचयिता है दलपत विजय। 5000 छंदों का विशालकाय ग्रंथ है ये। कितने छंदों का? 5000 छंदों का विशालकाय ग्रंथ है और इसके अंदर भाषा राजस्थानी हिंदी मानी गई है। इसके अंदर भाषा कैसी है? राजस्थानी हिंदी है। और खुमान रासो का जो काव्य का रूप है वो कैसा है? प्रबंधात्मक है। कैसा है प्यारे दोस्तों? प्रबंधात्मक है काव्य का रूप। क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए कि खुमान रासो का काव्य रूप है, तो ऑप्शन प्रबंधात्मक तो राइट रहेगा इस तरह से। चलो आगे फिर बात करते हैं। देखो इसके अंदर हम बात करें तो क्या मिलता है इसके अंदर? देखो इसके बारे में बहुत सारे मतभेद मिलेंगे रचनाओं के बारे में। ऐसे केवल हमें फोकस करना है एग्जाम के दृष्टिकोण को। ठीक है ना? एग्जाम हमें निकालना है, तो हमें जो मैं पढ़ा रहा हूं आप बिल्कुल याद करते हुए चलना उनको। ठीक है, देखो आगे बात करते हैं। चित्तौड़ के शासक खुमान द्वितीय और खलीफा अल मामू के युद्धों का वर्णन मिलता है इसके अंदर। क्या मिलता है? चित्तौड़ के शासक खुमान द्वितीय और खलीफा अल मामू के युद्धों का वर्णन मिलता है खुमान रासो के अंदर। खुमान द्वितीय की बात करी गई है यहाँ पे। चित्तौड़ के शासक खुमान द्वितीय और खलीफा अल मामू के युद्धों का वर्णन मिलता है। कुछ जगह तो यह भी बताया गया है कि यहाँ पे 24 युद्धों का वर्णन मिलता है। कितने युद्धों का प्यारे दोस्तों? 24 युद्धों का वर्णन मिलता है, ऐसा भी ज्ञात होता है। फिर देखो इस ग्रंथ की प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति, इस ग्रंथ की जो प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति जो है वो कहां पे रखी हुई है? वो पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। कहां पे है? पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। और डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने इसका जो रचना काल बताया है वो 17वीं शताब्दी बताया है। सर हम क्या माने? आप वही मानो जो मैं बताता हुआ चल रहा हूं कि 9वीं शताब्दी की रचना है तो ये भी मानो, पर डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया के अनुसार पूछा जाए तो फिर आंसर ये भी बताना पड़ सकता है। चलो अब आगे बात करते हैं। ज्यादा परफेक्ट ध्यान रखना 9वीं सदी की रचना। फिर देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे के वैसे ऐसे के ऐसे लिखने हैं और याद करने हैं। पढ़ते सभी हैं मेरे प्यारे दोस्तों, प्लेटफॉर्म बहुत होते हैं पढ़ने के और पढ़ाने के, पर याद करना तो हमारे ऊपर ही होता है। तो याद कर लो, जो याद करोगे, जिसको याद रहेगा वही बाजी मारता है एग्जाम में। ठीक है ना? बुक सबके पास होती है, नोट सबके पास होती है, क्लासेस सबके पास होती है, सब कुछ होता है, ट्रिक सबके पास होती है, पर बाजी वही मारेगा जिसको पेपर में याद आएगा। तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह से पढ़ रहे हो। तो अच्छे से याद करना। ठीक है ना? देखो, और ये कौन सा कंटेंट आप पढ़ रहे हो बहुत डिपेंड करती है बात। चलो अब ये वाला जो पॉइंट बता रहा हूं ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, पूछा भी गया है, पूछा जाता है। ठीक है ना? आपसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो इस चीज के बारे में आप याद रखना। इसके बारे में कैसे क्वेश्चन आएगा, ये पंक्तियां आती है। पियू चित्तौड़ न आविक, पिया चित्तौड़ न आविक, सावन पहली तीज, सावन की पहली तीज, जोवे बाट विरानी, क्या बाट? बाट मिस वेट करना, इंतजार, खिण खिण राह राह अणवे खींज, है ना? संदेशो पिण साहिबा, संदेशो पिण साहिबा, पाछो फिरिय न देह,
पंछी घाल्या पिंजरे छूटन रो संदेह। ये लाइन जो है बार बार पूछी जा सकती है, एग्जाम में पूछी जाती है पहले। तो देखो क्वेश्चन किस तरह से, ये देखो ऊपर से यहां से भी लिखा हुआ आ सकता है ये, और हो सकता है यहां से भी लिख के आपको पेपर में मिल जाए। फिर देखो दोबारा बता रहा हूं मैं आपको कि एग्जाम में किस तरह से आपको ये मिल सकता है। या तो ये पूरा जो पैराग्राफ मैंने लिखा पूरी पंक्तियों का ये मिल सकता है, या फिर यहीं से आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि संदेशो पिण साहिबा पाछो फिरिए न देह पंछी घाल्या पिंजरे छूटन रो संदेह। ये पंक्तियां किसकी है प्यारे दोस्तों? तो ये खुमान रासो की है। किसकी है बताओ? खुमान रासो की है। फिर आपको इस तरह से जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। या फिर पंक्तियां यहीं से भी मिल सकती है। पीऊ चित्तौड़ न आओ वीऊ सावन पहली तीज जोवे बाट विरणी खिणखिण आवे आणवे तिखीज संदेशो पिण साहिबा पाछो फिरिए न दे पंछी घाल्या पिंजरे छूटन रो संदेह। तो ये सब पंक्तियां किसकी है? खुमान रासो की है। याद कर लेना, रट लेना, बार बार इनको, मतलब कहने का मतलब है कि बार बार रिवाइज कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे चित्तौड़ की बात कही गई है क्योंकि चित्तौड़ के राजा की बात इसके अंदर कही गई है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हम। सारी बात समझ में आ गई होगी आपको। बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं वो, तो किस तरह से पूछी जाएगी वो मैंने बता दी है। अगला जो आता है हमारे सामने रासो, वो आता है बीसलदेव रासो। अति महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। चलो सारे ही महत्वपूर्ण है, चिंता मत करो। बीसलदेव रासो की बात करें, देखो बीसलदेव तो राजा का नाम भी है, ठीक है ना। बीसलदेव रासो। रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता कौन है? नरपति नालह है। कौन है प्यारे दोस्तों? नरपति नालह। रचना और रचनाकार का नाम पहला काम, ठीक है ना। बाकी सारे बाद के काम। पहला रचना और रचनाकार का नाम, और कुछ पंक्तियां मैं बता दूं तो वो ज्यादा, ठीक है। बाकी ज्ञान की सारी बातें बाद में जब हम इतना सीख जाएं तब, ठीक है। देखो, और जो आपको लिखा दिया पहले याद करना है। जो मैं लिखाता चल रहा हूं पहले वही याद करना है। जब आपको लगे कि सर मुझे तो ये सब कुछ पूरी तरीके से याद हो गया है, फिर ही आपको आगे बढ़ना है कुछ पढ़ने के लिए। पहले पर ये सब याद करना है। ये याद करोगे ना, उस दिन आप सब समझ जाओगे कि हाँ मैंने लगभग पढ़ लिया है एग्जाम की दृष्टि से। देखो बीसलदेव रासो की बात करें तो रचयिता कौन है? नरपति नालह है। इसके अंदर श्रृंगार रस की प्रधान रचना माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? श्रृंगार रस की प्रधान रचना है बीसलदेव रासो। सर हम कई जगह तो ये वीर रस भी मानते हैं, इसके अंदर श्रृंगार रस भी मानते हैं। बिल्कुल सारे कंफ्यूज क्लियर होंगे धीरे धीरे, ठीक है। अभी तो जो बता रहा हूं वो याद करो। देखो बीसलदेव रासो के अंदर कौन सा रस मानोगे आप? श्रृंगार रस प्रधान रचना है, ये ध्यान रखें। और रचयिता इसके नरपति नाल हैं। 1155 ईस्वी में रचित रचना है ये। क्या है? 1155 ईस्वी में रचित है। और विक्रम संवत की बात करें तो 1212 विक्रम संवत इसका सही सन माना जाता है। कुछ जगह 1272 भी रहता है, तो वो आपको नहीं मानना। आप तो 1155 ईस्वी में रचित और 1212 विक्रम संवत, इतना आप याद रखें, ठीक है। फिर देखो नरपति नालह राजा विग्रह राज चतुर्थ के समकालीन थे। नरपति नालह थे ना, जो किसके समकालीन थे? राजा विग्रह राज चतुर्थ के क्या थे प्यारे दोस्तों? विग्रह राज चतुर्थ के समकालीन थे। आदिकालीन प्रारंभिक हिंदी के श्रेष्ठ काव्य कर दिए। आदिकालीन के अंदर, आदिकाल में जो प्रारंभ शुरुआत की हिंदी की श्रेष्ठ काव्य करती है ये। और बीसलदेव रासो के अंदर कितने खंड हैं पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर 4 खंड हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और ये 128 छंद हैं इसके अंदर। कितने हैं? 128 छंद हैं, 4 खंड हैं। एक खंड इंपोर्टेंट हो सकते हैं। कितने खंड हैं? 4 खंड हैं इसके अंदर। और इसमें किसकी गाथा वर्णित है? इसमें देखो भोज परमार जो है, भोज परमार की पुत्री थी कौन? राजमती। कौन थी प्यारे दोस्तों? राजमती। और इस राजमती की जो विवाह होता है वो बीसलदेव से। किससे होता है? बीसलदेव से होता है। भोज परमार की पुत्री राजमती का विवाह किससे? बीसलदेव से, ठीक है। तो देखो विवाह, वियोग और पुनः मिलन की गाथा वर्णित है। मतलब बीसलदेव रासो के अंदर भोज परमार की जो पुत्री राजमती और बीसलदेव के विवाह को लेकर, उनके वियोग को लेकर, उनके दोबारा पुनः मिलन को लेकर, ये सारी गाथा यहाँ पे वर्णित है। अभी आगे हम और इस पे बात करने वाले हैं। पहले हम मुद्दे पे बात कर लेते हैं जो मेन है। चलो देखते हैं आगे।
यह वीर गीत के रूप में गे काव्य भी है, ठीक है ना, ये वीर गीत के रूप में गे काव्य भी है। शुक्ल जी के अनुसार वीर गति परंपरा का यह प्राचीनतम ग्रंथ है। शुक्ल जी के अनुसार है, किसके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार वीर गति परंपरा का यह प्राचीनतम ग्रंथ है। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 12 मासा का वर्णन हिंदी काव्य में सर्वप्रथम बीसल देव रासों में ही मिलता है। मतलब 12 मासा का जो वर्णन मिलता है ना हिंदी के काव्य में, सर्वप्रथम सबसे पहले वो बीसल देव रासों के अंदर ही मिलता है, क्योंकि 12 महीने तक यहाँ पे राजा क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, ठीक है ना। देखो अभी बात करेंगे आगे, काव्य का स्वरूप की बात करें, आपसे पूछा जाए कि बीसल देव रासो है उसके काव्य का स्वरूप कैसा है? काव्य का स्वरूप कैसा है मेरे प्यारे दोस्तों? तो मुक्तक काव्य है। कैसा काव्य है ये? मुक्तक काव्य है। जैसे आपने इससे पहले खुमान रासो प्रबंधात्मक काव्य पढ़ा था, उसी तरीके से बीसल देव रासो का काव्य का स्वरूप मुक्तक काव्य है। क्या है? मुक्तक काव्य है। और मुक्तक काव्य क्या होता है ये बात आपके लिए ज्यादा मोस्ट नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, ये कैटेगरी है कि किस तरह का ये काव्य है, ठीक है ना। फिर भी आपका इंटरेस्ट पहले नो की लगना है, फिर हम चीजों को आगे जानना है, सब चीजों को फिर डिटेल से, और भी क्या है क्या नहीं है। फिर भी आपको लगे कोई शब्द तो आप सर्च करके देख लिया करो कि मुझे इसका अर्थ अगर जानने के इच्छुक हो तो, ठीक है। बाकी आपको सीधे याद करने हैं ये कि काव्य का स्वरूप कैसा है इसका? मुक्तक काव्य है। काव्य का विभाजन की अगर हम बात करें तो कितने भागों में किया गया है बताओ? 4 खंडों में किया गया है। बीसल देव रासो जो है इसके काव्य का जो विभाजन हुआ है वो 4 खंडों में हुआ है। कितने खंडों में हुआ है बताओ? 4 भागों में हुआ है, 4 खंडों में हुआ है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये प्रथम खंड है। प्रथम खंड में इनका विवाह होता है राजा और रानी का। यहाँ पे बीसल देव अजमेर के सांबर के चौहानों में, ध्यान रखना, बीसल देव और यहाँ पे राजमती के विवाह की जानकारी प्रथम खंड में मिलती है। जबकि दूसरे खंड के अंदर राजा रूट कर, ध्यान रखना है रानी रूट के नहीं जा रही है, राजा रूट के जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। रानी कोई व्यंग बोलती है राजा से तो वो क्या होता है? राजा रूट कर उड़ीसा चला जाता है 12 मास तक, मतलब 1 वर्ष तक। कितने दिन तक प्यारे दोस्तों? 1 वर्ष मतलब 12 मास तक। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले हिंदी काव्य के 12 मासा का प्रथम वर्णन मिलता है। तृतीय खंड की बात करें तो राजमती के विरह का वर्णन मिलता है। तीसरे खंड में क्या मिलता है? राजमती के विरह, विरह मींस अलग होने का, राजमती के विरह का वर्णन मिलता है। और बीसल देव के उड़ीसा से लौटने का वर्णन भी मिलता है। मतलब तीसरे खंड में क्या होता है? राजमती का विरह भी होता है और बीसल देव के उड़ीसा से लौटने का वर्णन भी होता है। और चौथे खंड के अंदर क्या होता है? चौथे खंड के अंदर राजा भोज अपनी पुत्री को कहां ले जाते हैं? जहां उनका जगह होता है, पीहर होता है एक तरह से, वहां ले जाते हैं। और उसी समय पे बीसल देव राजा रानी को भी चित्तौड़ लाते हैं। तो ये पुनः मिलन भी चौथे खंड के अंदर होता है। तो देखो 4 खंड है इसके अंदर। पहले में विवाह, दूसरे में राजा रूट कर उड़ीसा 12 मास तक, तीसरे में विरह मिलता है और उड़ीसा से लौट के आता है, चौथे के अंदर पुनः मिलन हो जाता है। तो ये सारी बात आपको समझ के रखनी है कि कोई भी खंड की जानकारी आपसे पूछ ली जाए तो ध्यान रखें, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, भी पूछी गई है एग्जाम के अंदर भी, और आपसे भी, आपका भी कंफ्यूज क्लियर करेगी ये वाली लाइन। देखो इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है। देखो साफ लिख रहा है यहाँ पे, है ना, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है। लिख रहा ना, श्रृंगार की ही प्रधानता है। तो ज्यादा किसको रेफरेंस मानोगे आप? श्रृंगार को ही मानोगे, ठीक है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है। वीर रस का तो किंचित आभास मात्र है, बस इसके अंदर क्या है? किंचित आभास मात्र है। तो इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का तो किंचित मात्र क्या है? यहाँ पे आभास है। ऐसा कहने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन किस तरह से आता है वाला, कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का तो किंचित आभास मात्र है। ये पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसके लिए कही है? तो ध्यान रखना, बीसल देव रासो के लिए कही है मेरे प्यारे दोस्तों। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लेना, ठीक है। फिर अगली लाइन देखिएगा,
बीसल देव रासों में प्रयुक्त रसायन शब्द से रास या रासों की उत्पत्ति हुई। बीसल देव रासों में प्रयुक्त रसायन शब्द से बताया था मैंने, रसायन शब्द से उत्पत्ति किसने बताई थी बताओ? रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा था कि रासो जो मिलता है वो किस शब्द से मिलता है? रसायन शब्द से मिलता है। ऐसा कहने वाले कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। अब ये जो रसायन शब्द मिला है ये बीसल देव रासों में ही मिला है और यहीं से उन्होंने बताया है कि जैसे देखिएगा कि निम्न पद के आधार पर, देखिएगा निम्न पद के आधार पर रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी जाती है, क्योंकि ये जो दो पंक्तियां आपको दिख रही है इधर, ये किसकी है? ये बीसल देव रासो की है, नरपति नाल है द्वारा रचित बीसल देव रासो की है। 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, है ना। नाल है रसायन, आरंभ है शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी, ठीक है ना। तो बहुत सारे लेखक 1272 मजारी, तो बहुत सारे 1272 भी इस रचना का समय बताते हैं यहां से इसका अर्थ लेकर, पर जो मैंने लिखाया है वही आपको याद करना है। 1272 मजारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, नाला रसायन, ये जो रसायन लिया है ना ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये वाला ही रसायन लिया है। आरंभ है शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। तो ध्यान रखना, इन पंक्तियों के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बीसल देव रासों की पंक्तियां हैं, बीसल देव रासों की पंक्तियां हैं और इन निम्न पंक्तियों के आधार पे ही रसायन शब्द से रास या रासों की उत्पत्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताई है। तो बताओ मेरे प्यारे दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास? बीसल देव रासों हो गया कंप्लीट और फिर बढ़ते हैं आगे, क्योंकि अभी और रासो साहित्य बचा हुआ है। जितना पढ़ाता चल रहा हूं याद करते हुए चलो, ठीक है ना। और शेयर और सब्सक्राइब भी किया करो क्लास को कम पहुंचाते हो आप, दूर तलक तक इस क्लास को पहुंचाइए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। धन्यवाद, कमेंट जरूर करके जाएं क्लास कैसी लगी और लाइक भी जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।